सो मॉर्निंग में हमने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर शॉर्ट नोट देखी, थियरी देखी। नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जूम यू कैन सी द वीडियो एज वेल एज यहाँ जो पैटर्न फॉलो हो रही है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में भी यही पैटर्न फॉलो हुई थी। मतलब क्या कि यहाँ पे हम पहले बता रहे हैं कि ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या है, मैग्नेट के पास जाएंगे तो क्या होगा, देन उसकी प्रॉपर्टी हम डिसाइड करते हैं। और प्रॉपर्टी में सब कुछ ही कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म में रखा जाए तो क्या होगा, उसकी म्यू कितनी है, उसका काईएम कितना है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या इफेक्ट होगी, वो सारी उसकी प्रॉपर्टी है। तीनों में यही सब लिखना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। हमें जो पता है उसके बेस पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या है कि भाई दो समझे थे हमने, डी और पीपी, मतलब जो दूर चले जाए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब ऑब्जेक्ट को रखे और वो दूर चला जाए तो हमने उसको डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बोला था, डी एंड पीपी मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई ऑब्जेक्ट को रखे, हम सब्सटेंस को रखे और वो पास चला जाए, वो मैग्नेटिक फील्ड के पास चला जाए और मैग्नेट के पास चला जाए तो हमने बोला था पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरोमैग्नेटिक में क्या है कि वो पास तो जा रहा है लेकिन बहुत फास्टली पास जा रहा है। ओके, एकदम सन्नाटे में। ओके, सो वैसे जा रहा है। दोज आर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। सो से फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज इन विच ईच इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल or say ion has a non-zero magnetic moment as in a case of a paramagnetic substances। हमने डिस्कस किया था कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो बिहेवियर है वो ऐसा बिहेवियर होने का मेन रीजन क्या है कि वो जो सब्सटेंसेस होते हैं उसके जो एटॉम, मॉलिक्यूल, आयन जो भी हो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, कैसे होते हैं, इवन होते हैं। और अगर वो इवन होते हैं और उनकी अगर रोटेशन जो डायरेक्शन है घूमने की, रिवॉल्विंग होने की, वो ऑपोजिट डायरेक्शन होगी तो वो एक दूसरे, मतलब जो खुद की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो रहा है उसकी इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं डायमैग्नेटिक में। पैरामैग्नेटिक में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो दैट सपोज हमने 10 लिया और से 11 लिया तो 5 तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन जो वो एक 1 बाकी है वो उसकी मैग्नेटिक मोमेंट होगी और उसकी मैग्नेटिक मोमेंट है, इसीलिए वो मैग्नेटिक मोमेंट के टॉवर्ड्स में जा रहा है। और ये भी वैसा ही है। ओके, इसलिए लिखा हुआ है कि एज इन द केस ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, वहां पे इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की नेट जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है वो क्या होती है, 0 इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। वेरेज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में इन द एब्सेंस ऑफ क्या हो जाएगी, नॉन जीरो रहेगी, जीरो रहेगी नहीं, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन है ना जो ऑड वाला था, उसकी वजह से यहां पर भी वैसा ही होता है। सो से ऐसे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है B0 और कोई हमारा ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस है जिसको हमने इसके अंदर रखा। So when such substances are placed in an external magnetizing field, they get strongly magnetized in the direction of the field। तो वहां पर भी strongly, पैरामैग्नेटिक में भी strongly मैग्नेटाइज हो गया था, strongly नहीं हुआ था, weakly मैग्नेटाइज हुआ था। वर्ड याद करो, वो क्या था, weakly। इसके ऊपर ही है क्या, नहीं इसके ऊपर नहीं, अलग है। ओके, सो वहां डायमैग्नेटिक में क्या था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे, वो मटेरियल सब्सटेंस को रखेंगे, दे गॉट वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक में वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और फेरोमैग्नेटिक में भी सेम डायरेक्शन में, लेकिन वीकली नहीं, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड। ओके, सो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज है, सोचो मैग्नेटाइज ज्यादा हो रहा है, कौन ज्यादा जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाए तो उसका काईएम क्या होगा, वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि काईएम ससेप्टिबिलिटी ही क्या है, कितना इजीली वो मैग्नेटाइज हो सकता है या नहीं, वो शो करती है प्रॉपर्टी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ओके, सो वही चीज यहां पर लिखी हुई है। एग्जांपल्स तो से आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड नंबर ऑफ देयर एलॉयज। तो ये लोग तो है ही, लेकिन उनके एलॉयज में भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स, फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस हो जाती है।
ओके, ये मेन एलिमेंट्स है आयरन, कोबाल्ट, निकल। ओके, सो आगे देखते हैं अब ऐसा क्यों हो रहा है वो। सो से ईच इंडिविजुअल एटॉम मॉलिक्यूलर आयन हैज अ नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट जस्ट एज इन द केस ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ऑड होंगे, ओके। जब ऑड है तो देखो सबकी डायरेक्शन क्या है, रैंडम डायरेक्शन है। जब इन द एब्सेंस ऑफ, यहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अभी है नहीं, और जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर हम रख दे, अभी भी नहीं रखा है, लेकिन अभी जो है ना, ये जो है ना, वो लोग भी जो जो सेम डायरेक्शन में हो, वो जैसे कि ये एक है, ये दूसरा है, ओके, फिर ये तीसरा है, तो जो जो मैग्नेटिक डाइपोल सेम डायरेक्शन में होंगे वो एक रीजियन क्रिएट कर देते हैं। जो जो सेम होंगे, मतलब इसमें समझो कि टोटल से कितने डाइपोल्स है, से 10 डाइपोल्स है। सो उन्होंने दो दो के 5 ग्रुप कर दिए, ये दो की सेम डायरेक्शन है, दूसरे दो की सेम है, तीसरे दो की सेम है, फिर चौथे दो की भी सेम है, और पांचवें दो की भी सेम है। ऐसे वो रीजियन क्रिएट कर देते हैं। वो रीजियन वहां क्रिएट नहीं करते थे, कहां पर, इन द केस ऑफ डायमैग्नेटिक, इन द केस ऑफ पैरामैग्नेटिक। डन, ओके। सो देखो यहां पे लिखा हुआ है, इन द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस एटॉम फॉर्म अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल इफेक्टिव रीजन्स कॉल्ड दी डोमेन्स। तो स्मॉल इफेक्टिव रीजन्स क्रिएट कर देते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, डोमेन्स। रीजन बोल दो, डोमेन बोल दो, दोनों चीज एक ही है। ओके, सो ये जो डोमेन्स है वो डोमेन्स अभी भी है, और इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, अभी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई गई नहीं है, तब ऐसा डोमेन मिल रहा है इन लोग का। मतलब ये लोग सब इकट्ठा होके ग्रुपिंग कर लेंगे कि भाई हमारा ग्रुप है, ओके, और पर्टिकुलर रीजन में सेम वाले सेट हो जाएंगे। ओके, तो वो बन गया डोमेन। नाउ ईच डोमेन इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट विदाउट एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अभी तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आई नहीं है, फिर भी वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह वर्क कर सकता है। कौन, ईच डोमेन। लेकिन अगर ओवरऑल देखेंगे तो उसकी मैग्नेटिक इफेक्ट एक दूसरे की कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि सबकी डायरेक्शन सेम होगी नहीं। देखो सपोज ये डाइपोल इस डायरेक्शन में है, ये दोनों की सेम है, फिर ये ऊपर चला गया, फिर ये ऐसे चला गया, तो एक दूसरे के इफेक्ट को निग्लेक्ट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ओके, बट है, प्रोड्यूस तो होती है। नाउ से इन द एब्सेंस, ये तो हमने लिखा, सो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होगी वो क्या हो जाएगी, 0। ओके, सो इसीलिए लिखा हुआ है अनमैग्नेटाइज्ड, so that their resultant magnetic moment in any direction is 0. Now, जब मैग्नेटिक फील्ड B आ जाए तब जो डोमेन्स होते हैं वो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में, जो डाइपोल्स होते हैं और डाइपोल्स ने जो डोमेन्स बनाए हुए हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट नहीं करते, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में सारे हो जाते हैं, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड। ओके, सो से लाइक दिस, अंडरस्टूड। तो वैसे वो लोग हो जाते हैं। देखो, the domain starts to rotate till their magnetic moments are aligned in the direction of the applied magnetic field। कि वो लोग तब तक रोटेट होते रहेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है और डाइपोल की डायरेक्शन ऐसी है, धीरे धीरे ऐसे रोटेट होते रहेंगे, होते रहेंगे, जब तक मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन में नहीं आ जाते तब तक रोटेट होते रहेंगे। फिर आ गए, अब रोटेट नहीं होंगे। डन, ओके। तो वो डोमेन, सारे के सारे डोमेन्स की जो डायरेक्शन है, डाइपोल्स जो डोमेन्स क्रिएट कर रहे हैं उनका जो डायरेक्शन है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, इन द सेम डायरेक्शन वो रोटेट होते रहेंगे। और अब रोटेट होते रहे तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगी नहीं, नॉन जीरो हो जाएगी। ओके, एंड अरेंज टू फॉर्म अ सिंगल जायंट डोमेन। तो एक बहुत बड़ा जायंट सिंगल डोमेन बन गया है। सिंपल था। ओके, नाउ टेम्परेचर की इफेक्ट, नेट नॉन जीरो आ गई ना, मैग्नेटिक मोमेंट नेट क्या आ गई, नॉन जीरो आ गई, मतलब कुछ है मतलब क्या, वो मैग्नेटाइज हो गया। ओके, नाउ इसकी इफेक्ट टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हमने देखा था, डायामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, टेम्परेचर से इफेक्टेड है या नहीं है, नहीं है, डायामैग्नेटिक नहीं है, पैरामैग्नेटिक है। हाँ, डायामैग्नेटिक टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट मतलब टेम्परेचर की कोई भी इफेक्ट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस पे होती नहीं है, पैरामैग्नेटिक पे होती है। और कैसी होती है, गुड या बैड, बैड। ओके, कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़े तो उसकी जो
एक ही डायरेक्शन में सारे डाइपोल्स सेट हो गए थे, ओरिएंट हो गए थे, वो सारे वापस डिसोरिएंटेड हो जाएंगे एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर। फिर हमने ग्राफ भी देखा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे 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 एक पॉइंट आएगा, कोई मैग्नेटाइज हो गया है ऑब्जेक्ट, अब एक पॉइंट के बाद उसका टेम्परेचर अगर बढ़ता रहा तो वो एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा नहीं। वो कौन सा? पैरामैग्नेटिक। ओके, नाउ यहां पर देखते हैं। सो यहां पर भी क्या है? मैग्नेटाइजेशन, जैसे ये पैरा का ही पार्ट है, सिर्फ पैरा से ज्यादा स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो रहा है। सो यहां पर भी टेम्परेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे ही तुमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वो लोग अपनी मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी जो है वो लूज करते जाएंगे। मतलब ये इंक्रीज किया तो ये डिक्रीज हो जाएगा, ये डिक्रीज किया, ये इंक्रीज किया तो ये डिक्रीज हो जाएगा। वैसे ऐसा हम करते नहीं है, हम चेंज किसको करते हैं? इसको करते हैं, तब हमें वो मिलेगा। ओके, हाँ, सो नाउ फाइनली प्रॉपर्टीज। ओके, सो से वही दे आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड इन विच दे आर प्लेस्ड। ओके, तो सारे के सारे स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएंगे। डायमैग्नेटिक वीकली मैग्नेटाइज हो रहे हैं इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, पैरामैग्नेटिक वीकली मैग्नेटाइज हो रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और ये लोग स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यस, then they have a strong tendency to move from a region of weak magnetic field to the region of a strong magnetic field। तो वो तो हमने बोला ना कि जैसे डायमैग्नेटिक दूर जा रहा है, पैरामैग्नेटिक पास जा रहा है, लेकिन फेरोमैग्नेटिक भी पास जाएगा, लेकिन स्ट्रांगली, वो धीरे धीरे वीकली पास जाएगा, ये तो स्ट्रांगली पास चला जाएगा। आयरन, कोबाल्ट, निकल लाइक दैट। तो वो लोग स्ट्रांगली जाएंगे, हेंस दे गेट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट। सो अगर मैग्नेट है तो वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर नॉर्थ पोल, साउथ पोल, मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ ये जो ग्रीन कलर का है वो हमने अगर रखा है, वो कौन सा सब्सटेंस है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। सो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएंगे ना, तो आसपास का भी सब कुछ सेंटर के टॉवर्ड्स में इकट्ठा हो जाएगा। डन? ओके, तो जैसे मैंने बताया था कि अगर 4-5 मार्क्स में पूछे, सो पर्टिकुलरली तुम्हें फिगर ड्रॉ करके सारे पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं, अदरवाइज 2 मार्क्स में हो तो सारे पॉइंट एक्सप्लेन करो, फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, इल्यूस्ट्रेशन पर्पस के लिए है। देन नेक्स्ट, अब हम देखें तो एज म्यू आर का फॉर्मूला हमारे पास है बी बाई बी नॉट। ओके, सो बी अब तो वेरी वेरी ग्रेटर देन बी नॉट है। हमने देखा था बी की वैल्यू जो है, मतलब नेट टोटल बी की वैल्यू जो है वो बी नॉट से कम थी इन डायमैग्नेटिक। फिर क्यों? क्योंकि वहां पर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या कर रही थी? दूर जाने का ट्राई कर रही थी, इसके पास रहना नहीं है। दो मैग्नेट के बीच में अगर हमने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या प्रेफर कर रही है कि हम अंदर से पास नहीं होंगे, बाहर से पास होंगे। ओके, सो बाहर से पास होने की टेंडेंसी थी, पैरामैग्नेटिक में अंदर से पास होने की टेंडेंसी है, और इसमें तो और अंदर से पास होने की टेंडेंसी है, मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा। सो बी बहुत ज्यादा हो जाएगा एक्सटर्नल से। ये बी क्या है? टोटल है, मतलब जो मैग्नेटाइज हुआ वो बी एम। ओके, जो बी नॉट की वजह से जो बी एम प्रोड्यूस हुआ, इंड्यूस हुआ, जो भी वर्ड यूज करो, वो है प्लस मटेरियल की प्रॉपर्टी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर से पास होगी, तो वो इंक्रीज करेगी। बी नॉट की वजह से बी एम तो प्रोड्यूस हो गया, लेकिन मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी है कि दे विल अट्रैक्ट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसको अट्रैक्ट कर रही है या वो अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों सेम ही हुआ। ओके, तो अट्रैक्ट करेगी तो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो और अंदर से पास होगी। ओके, सो बी बहुत ज्यादा हो जाएगा बी नॉट से। सो अगर बी बहुत ज्यादा हो गया, ऊपर का नंबर बहुत ज्यादा है, सपोज 100 है और नीचे 1 है, तो रेशियो क्या आएगा? 100, तो विच इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। ओके, सो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज वेरी लार्ज, से 10⁻³ to 10⁵ 1000 1 लाख भी होती है। ओके, सो जस्ट फॉर एग्जांपल एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि उसकी रेंज क्या है। देन अगर काई एम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात करें, हमें पता है क्या? म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम, ये फॉर्मूला हमें पता है, वो रिलेशन भी आज ही मॉर्निंग में हमने देखा था। ओके, जो हमने न्यूमेरिकल में कल यूज किया था। सो म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम, 1 को उधर भेज दिया। अब हम बोल रहे हैं कि म्यू आर की वैल्यू बहुत 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 ज्यादा होगी, तो यहाँ पर सपोज मैंने 1000 लिख दिया, 1 लाख लिख दिया, उसमें से 1 माइनस करूंगा तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। सो देयरफॉर एक्सएम इज लार्ज पॉजिटिव वैल्यू।
लार्ज पॉजिटिव एक्सएम क्या है? एक्सएम है काईएम, एक्सएम नहीं काईएम क्या है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। एंड व्हाट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी? दी हाउ इजीली द मटेरियल गेट मैग्नेटाइज्ड, दैट एबिलिटी। ओके, सो ये बहुत ज्यादा है तो बहुत इजीली वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। द ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज वेरी लार्ज, दैट इज व्हाई दे कैन बी मैग्नेटाइज्ड इजीली एंड स्ट्रांगली। ओके, The next, with rise in the temperature, susceptibility of ferromagnetic materials decreases. ये हमने already discuss कर लिया है. At a certain temperature, ferromagnetic materials change over to paramagnetic. Okay, मतलब कोई मटेरियल है, अब उसका टेम्परेचर हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस था, पैरामैग्नेटिक कोई भी सब्सटेंस है उसका अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, तो हमने क्या बोला? टेम्परेचर और मैग्नेटाइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी पैरामैग्नेटिक की। और ये फेरोमैग्नेटिक है, वो पैरामैग्नेटिक से भी ज्यादा स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड है, तो इसका भी टेम्परेचर अगर बढ़ाते जाएंगे तो एक पॉइंट आएगा, वहां पे एक पॉइंट आता था जहां पर पैरामैग्नेटिक कन्वर्ट होके डायमैग्नेटिक बन जाता था। ओके, और यहां पर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि फेरोमैग्नेटिक टेम्परेचर बढ़ाते गए, तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम हो रही है, एक पॉइंट आएगा कि वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के जैसे बिहेव करेगा। फिर भी तुम बढ़ाते ही जा रहे हो तो फिर वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देगा। डन? ओके, तो वही चीज बताई गई है। दिस ट्रांजिशन टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। एक मार्क में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर। सो एक टेम्परेचर है जहां पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल फेरोमैग्नेटिक की तरह ही बिहेव करता है, जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस है और 100 डिग्री सेल्सियस पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल फेरोमैग्नेटिक नॉर्मली बिहेव कर रहा है, और फिर हमने 100 से आगे बढ़ रहे 200 तक पहुंच गए, तो 100 से 200 तक पहुंचे, और जैसे ही 200 के ऊपर जाने की ट्राई की तो फेरोमैग्नेटिक किस में कन्वर्ट हो गया? पैरामैग्नेटिक में। तो ये जो 100 से 200 की रेंज जो है ना, उसी को बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। डन? ओके, सो दैट इज द क्यूरी टेम्परेचर। दिस ट्रांजिशन टेम्परेचर मतलब दैट रेंज इज कॉल्ड द क्यूरी टेम्परेचर। That's it. And lastly, when a piece, ये हमने बाकी सब में ये प्रॉपर्टीज ऊपर लिखी थी, यहाँ पे लास्ट में लिखी हुई है। When a piece of ferromagnetic substance is placed in a magnetizing field, the magnetic field lines prefer to pass through the piece rather than through the air. तो जितनी B से BM जितना क्रिएट हुआ वो तो है ही, और आसपास मटेरियल की प्रॉपर्टी की वजह से ये जो सीधी जा रही थी वो भी अंदर घुस जाएगी। ओके, तो बहुत ज्यादा पास हो जाएगी। सो B इज इक्वल्स टू B नॉट प्लस BM, और B तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि B क्या है? B है हमारा यही जो लिखा हुआ है, B इज इक्वल्स टू B नॉट प्लस BM। मतलब क्या? B क्या है? नेट। दिस इज व्हाट? नेट मतलब टोटल, इसमें जो प्रोड्यूस हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड। और B नॉट क्या है? ये तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। और BM क्या है? ये जो मैग्नेटाइज हुआ मटेरियल, जो मैग्नेटाइज हुआ वो है। डन? तो ये टोटल हो गया। तो ये B की वैल्यू बहुत ज्यादा है कंपेयर टू दी B नॉट, तो इसीलिए तो म्यू आर ज्यादा है। तो हमने सब में ये पॉइंट पहले लिखा था, इसमें आगे पीछे हो गया। पहले यही पॉइंट लिखो, फिर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी का पॉइंट लिखना। ओके, सो से B बहुत ज्यादा है B नॉट से। एंड लास्टली, अगर हम कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो वो रोटेट हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर नॉर्थ है, यहां पे साउथ है, सो मैग्नेट के बाहर तो नॉर्थ टू साउथ बाहर जाएगा, तो ऐसे नॉर्थ टू साउथ ऐसे बाहर जा रही है लाइन, तो ये अगर ऐसा भी होगा तो रोटेट होते सेम डायरेक्शन अटेन कर लेगा। डन? तो यही प्रॉपर्टी हमने समझी थी। अंडरस्टूड? सो इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। कल हमने न्यूमेरिकल भी डिस्कस किया था, ओनली 5 न्यूमेरिकल्स आर देयर। मेजरली लास्ट न्यूमेरिकल थोड़ा कैलकुलेटिव था, अदरवाइज मेजरली कैलकुलेटिव में भी उसमें भी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी थी, बाकी सब कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ही थे। पहले बहुत लेंथी चैप्टर था, बहुत लेंथी तो नहीं था बट यस एवरेज चैप्टर था, लेकिन अब हम इसको बोल सकते हैं कि बहुत छोटा चैप्टर है।
ओके सो प्रिपेयर वेल। ओके सिलेबस बहुत ज्यादा रिड्यूस हुआ है, इससे तुम्हें फायदा तो हुआ है, बट एट द सेम टाइम उनके पास एक्सक्यूज आ गया है कि सिलेबस कम है इसीलिए हम टफ पेपर निकाल रहे हैं। ओके सो यू हैव टू प्रिपेयर वेल। अंडरस्टूड? ओके चलो तो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं।